जय श्री राम रवि रंजन जी, सत श्री अकाल। राम राम जी, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपको बहुत बहुत बधाई हो। राम मंदिर के उद्घाटन हो गया जी आज। शुभकामनाएं आपके परिवार को, आपको भी, सभी सनातन आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको आज आप 22 तारीख है, आज आप अयोध्या नहीं गए रवि रंजन जी? पहले तो आप लड्डू खाइए। जी जी जी, खिलाइए। बिल्कुल बहुत धन्यवाद, आप मिष्ठान लेके आए। जी जी। अब आपको बताऊंगा कहाँ से लाया तो जी आप बताइए जी। पंजाब से है जी मिष्ठान, वहीं के लॉरेंस रोड का फेमस। पंजाब तो बड़े गर्व वाली बात है, मगर लॉरेंस रोड थोड़ा सा हमारा इसमें जी मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा उसमें भी प्रकाश अंग्रेजियत की और जी भारत विरोधी, धर्म विरोधी बू आती है मेरे को जी लॉरेंस से। जी मैं भी समझ सकता हूँ, मगर क्या करे जी, सारा पंजाब में लॉरेंस रोड को फेमस कर दिया गया था। लॉर्ड लॉरेंस के बारे में, जो अफसर था लॉरेंस, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज जी तो मंदिर पे ही बात करें। आपने बहुत सुंदर मंदिर भी आपके पास है, राम मंदिर का इतना है। ये भक्तों का किसी भक्त ने दिया था, राम जी की कृपा है जी जी। तो बताइए सर, आज आप गए क्यों नहीं 22 तारीख है आज अयोध्या क्यों नहीं गया? शायद आपसे मिलना था आज शाम दिल्ली में। ये तो आपका बड़ापन है सर। बहुत सेवाएं हैं, बहुत काम है। जब युद्ध होता है तो सारे सैनिक बॉर्डर पे नहीं होते। इसी तरह जब ऐसे अनुष्ठान होते हैं, शनि में यहाँ पे कुछ कर रहा था जी जी, जो मेरा यहाँ होना जरूरी था। तो आपने आज टीवी में देखा होगा प्रोग्राम, कैसा रहा वहाँ पे? आप कुछ विचारधारा बताइए। पहले तो ये मिष्ठान है आज दे रहा हूँ। जी जी। देखिए, ये एक युग परिवर्तन हुआ है। इस कलयुग में त्रेता युग या राम युग का आभास हमें हुआ है। बिल्कुल। सदियों की गुलामी से हम बाहर आए हैं। ये बहुत आज हर्ष का विषय है जी। आप देख रहे हैं, पटाखे सुन रहे हैं, पटाखे तो दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली मनाई जा रही है और दिवाली है भी। मैं चाहूंगा थोड़ा दर्शक को भी आप दिवाली की आपको शुभकामनाएं जी। इस बार 500 वर्ष का, लगभग 500 वर्ष का वनवास था, जो वनवास काट के राम जी आए। हर चीज के साथ हमेशा फूल के साथ कुछ कांटे भी होते हैं जी। तो आज का कार्यक्रम मैंने टीवी पे देखा, जो अयोध्या में हो रहा जी। उसमें मैं कुछ मेरी वेदनाएं भी हैं जी। ये बहुत शुभ काम था। इसमें राम भक्त भक्षकों का इनविटेशन देना या उनके परिवारों को इनविटेशन देना जी, ये बड़ा दुखद लगा मुझे भी सुनने में भी। और वहां पे एक हमारे बहुत बड़े नेता, जिनसे बहुत उम्मीदें हैं, जो इस समय राष्ट्र का एक तरह से संचालन कर रहे हैं, वो उन्होंने एक मोहनदास के बारे में बात करी थी। मेरा मतलब आप गांधी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो मैं आर्य समाजी नहीं हूं, पहले मैं ये बता दूं, मगर स्वामी श्रद्धानंद के कातिल को जो भाई कहते हैं, ये वही मोहनदास। इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में स्वामी श्रद्धानंद का उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया था, कम से कम, क्योंकि हमें शत्रु बोध नहीं है, मित्र बोध नहीं है, तो मोहनदास भी उसको पाप ही मानता था। हालांकि पाप क्या था? बहुत बड़ी बात बोल रहे, पाप किया उन्होंने। हाँ, मोहनदास की नजर में पाप किया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, भारत के जनमानस की बात नहीं कर रहा जी।
क्योंकि उन्होंने घर वापसी का अभियान शुरू करा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं। मगर गांधी ने ऐसा नहीं। और जब उनका वो वध हुआ श्रद्धानंद जी का, तो जो कातिल था उसको उन्होंने अपना भाई बताया। क्या कातिल का नाम आप जानते हैं? सब जानते हैं। आजकल ई सतयुग आ गया है जी। यानी इंटरनेट पे आपको सब मिल जाएगा। जी। अब्दुल के क्या खैर अफजल हो अब्दुल हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मोहनदास, मतलब जो श्रद्धानंद जी का कातिल है उसको अपना भाई था, वो उनका भाई मानता था। उनको भाई माना। ये तो हमारे समाज को पता ही नहीं जी। और नहीं, वो बहुत लोगों को पता है, बहुतों को नहीं भी पता। और गांधी की मूवमेंट को शुरू में सपोर्ट करने वालों में से, फाइनेंशियल सपोर्ट करने वालों में से श्रद्धानंद जी थे, और उसको बचाने की भरपूर कोशिश करी। ये कोशिश भगत सिंह के लिए या उधम सिंह के लिए उन्होंने नहीं करी, बल्कि उन्हें आतंकवादी कहा। जी, ये तो सारा समाज जानता जी। तो बात हो रही है राम जी की, जी। भगवान राम की। जी। तो वहां पे ऐसे लोगों का जिक्र करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। ये मेरी वेदना है। खैर, व्यवस्थाएं हैं, हो सकता है मुझे उस चीज का ज्ञान ना हो, क्या मजबूरी रही। तो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी का नाम लिया था। नहीं, वो प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया था, मोहन भागवत जी ने दिया था। मोहन भागवत जी आरएसएस के जो हेड है। उनका अपना विचार हो सकता है, शायद उन्हें ना पता हो इस बारे में। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार और ये आरएसएस का विचार हो सकता है, उनका अपना विचार हो सकता है। वो गांधी जी को बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि वो गांधी जी कह रहे हैं तो मैं भी गांधी जी कह रहा हूँ। उनके नजर में वो महात्मा भी हो सकते हैं, जी भी हो सकते हैं, उनको अधिकार है। मगर राम मंदिर में जब आप कर रहे हैं तो उसको, क्या वो राम तुल्य है? क्या आवश्यकता थी? ये मेरा एक वेदना है। मैं समझ सकता हूँ। और कौन कौन सा वुड, बॉलीवुड, ये वुड वो वुड जो धर्म नाश के लिए लगे हुए हैं, उन लोगों को वहां पे बुलाना, ये शायद। बॉलीवुड में तो बड़े बड़े एक्टर आए हैं, अमिताभ बच्चन भी आए हैं। हाँ, उनके ऊपर आगे कुछ प्रधानमंत्री जी की कुछ ज्यादा भी रुके थे उनके आगे। खैर, वो उनका कोई आई टू आई कांटेक्ट किसी से होता है, कभी किसी से नहीं होता। मगर उस आदमी को आप बड़ा कह सकते हो, उसने बड़ा माल बेचा, बड़ी टिकटें उसकी मैंने और आपने खरीदी होंगी, वो बड़ा बन गया पैसे से। कद में भी शायद बड़ा कुछ लंबा है सर होगा जी। मगर वो मैं देखिए, हर एक का अपना विचार है, मगर मैं उसको बहुत छोटा आदमी मानता हूं। मेरा विचार है तो ठीक है। ऐसे होता है जब घर में शुभ कार्य होता है तो कई बार कुछ अपशुगन हो जाते हैं, और कई बार छोटा सा अपशुगन कर दिया जाता है ताकि बड़ी अनहोनी को टोकन वो है जी। तो ये सब ये जो आए हैं, हो सकता है उस वजह से बुलाए गए हों। जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, कोई पश्चाताप नहीं है। जो आदमी ये कहता था जब उत्तराखंड का संघर्ष चल रहा था, तो उन्हीं का एक अफसर कहता था यदि अकेली महिला का कोई खेत में देखेगा तो क्या होगा, उस अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो आदमी ये कहता था बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं। क्या आप राम भक्तों के ऊपर गोली तो कार सेवकों के ऊपर गोली तो मुलायम ने चलाई थी,
उनकी पार्टी के लोग चलाए थे और वो आज भी उस चीज को सही मानते हैं। इस बात का हमें भी बहुत दुख है। उनके उन्होंने तो जबरदस्ती इनविटेशन लिया होगा। अब लिया या दिया या जो कुछ भी हुआ, बाकी जो राम भक्तों को गोली मारते हैं उनका राम मंदिर में क्या काम। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हिंदुओं के और हमारी आस्थाओं पे, सनातनियों की आस्था पे बहुत बड़ा ठेस लगा जी। इस बात के लिए हम भी बड़े चिंता में थे कि क्यों इनको पद्मश्री पहले दिया गया, फिर उसके बाद अब मंदिर में भी बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया, क्यों दिया गया ये हमारी भी समझ से परे। ये एक लेगेसी ऐसी शुरू हो गई जिसमें प्रधानमंत्री अपने को ही भारत रत्न दिलवाते हैं, अपने बच्चों को ही दिलवाते हैं, अपने माँ बाप को दिलवाते हैं, यानी अपने परिवार को। वो कुछ लेगेसी कई बार पड़ोसी के घर जब धुआं होता है तो हमारे भी आ जाता है। तो ये कुछ ऐसा एक विचित्र सा धुआं है जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर आ रहा है। शायद धुएं में नशा होगा जी। अब जो भी है, पर खैर बहुत अच्छा हो जो कुछ भी हो। और राम जी तो आए गए 500 साल तक जैसे ऐसे वैसे करके जी। और इसमें अनगिनत इसमें बलिदान हुए हैं। तो उन बलिदानियों को दर्शन प्रणाम। प्रणाम जी। उनका बलिदान हम सब सनातनियों के लिए कर्जा भी है और उसको मान्यता या मान देना हमारी जिम्मेदारी भी है। शायद मोदी जी ने किया भी होगा जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए बैठा हूँ या फिर ये मेरी एक वेदना थी जो मैंने प्रकट करी जी। बाकी मोदी जी हों या कोई हो, सब इंसान है। कुछ अच्छा होता है, कुछ गलत होता है। तो जो मान सम्मान देना चाहिए था उन्होंने दिया, आगे दे रहे हैं। हाँ, और बहुत सम्मान दिया उन्होंने जी। अभी उससे और आवश्यकता है। मगर आपको नहीं बुलाया तो देखिए, ये तो राम जी जिसको बुलाएंगे वो जाएगा। आप रवि रंजन सिंह जी हैं जिन्होंने अयोध्या के केस में अपना बयान भी दिया था और सब कुछ किया। बयान नहीं, एक हमारी एक वो थी, क्योंकि उस पक्ष का ये कहना था ये राम तो हुआ ही नहीं, काल्पनिक है। दूसरा एक उनकी तरफ से एक चीज आ रही थी, यदि राम का जन्म हुआ भी तो अयोध्या में हुआ और वही अयोध्या यही है और यहीं पे हुआ। जो सैटेलाइट इमेजेस आई, जो खंबे निकले, खंभ के ऊपर जो देवी देवताओं की जी वो निकली, एनग्रेव हुआ निकला, तो उसका भी उन्होंने एक रेडीमेड बयान बना रखा था कि ये तो किसी राजा के महल में भी हो सकते हैं। इस तरह की उनकी तैयारी थी उनके आर्ग्यूमेंट्स में, क्योंकि हम बैठते थे तो आपस में कई बार कई बात निकल जी। बड़ा सीक्रेट नहीं तो अच्छा। दूसरी चीज ये थी, एक इनका एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि आप कहते हैं राम जी 5000 साल पहले हुए, 10,000 साल पहले हुए, इतने हजार साल पहले हुए, तो जिस समय एक बड़ा अच्छा एक रिबटल है, एक आर्गुमेंट है। अब इतने सालों में हो सकता है मंदिर जमीन दोष हो गया, ये भी एक प्लानिंग का है उसका। बिल्कुल ठीक है, तो ये ठीक है। हमारा वहां पे यही कहना था कि ये हो सकता है कि 5000 साल पहले क्या था नहीं पता, 10,000 साल पहले, आज जहां हमारी सुप्रीम कोर्ट खड़ी है जिसमें वो केस चल रहा था, यहाँ पे 5000 साल पहले क्या था, 10,000 साल पहले क्या था, किसी को नहीं पता। ये तो कोई भी कर 10,000 साल बाद क्या होगा ये हमें भी नहीं, ये भी नहीं पता। मगर 18 साल पहले क्या था ये मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्डिंग्स बनी है जिसमें हम फुटबॉल खेला करते थे। ठीक है, तो ये अच्छी तरह याद है। तो बाबर 1526 में आया ईस्वी में, 28 में उसने
मंदिर ध्वस्त करा। मंदिर वहां पे था क्योंकि 1510 में जो हमने उसमें अपना वो लगाया था, 1510 में गुरु नानक देव जी वहां पे गए थे और वहां पे एक गुरुद्वारा सुशोभित है, गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहब, जहां पे वो रुके थे। आज वहां पे गुरुद्वारा है जी। वहीं पे एक कुआं है ब्रह्मकुंड, वहां पे शील है और साखियों में मिलता है और वहां पे प्रूफ निकले कि 1510 में राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए गए। ठीक जी। तो इसका मतलब 1510 में वो थी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोई ऐसी हमें वो नहीं मिली कि इस दौरान कोई भूकंप आया हो, कोई बड़ी बाढ़ आई हो जिसमें वो बिल्डिंग जमींदोज हो गई। आज की तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। और अगर हो भी गई तो लोगों के मन मस्तिष्क से 18 साल में कैसे चली जाएगी। ठीक है, जो हमारा 100 साल पुराना मकान था, आज भी हम उसके आगे से निकलते हैं तो बोलते हैं ये हमारा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे बड़े मैं अपने बुजुर्गों की जगह देखने गया जी। ठीक है, और बड़ा अफसोस है कि वीजा लेके वहां जाना पड़ा। तो खैर मतलब ये चीजें 18 साल में ना तो जमींदोज होती हैं इतने बड़े भव्य मंदिर, और ना लोगों को। इसका मतलब बाबर को, यानी जैसे वो बाबर साहब कहते थे, या वो कहते जैसे हम एक लुटेरा इन्वेडर और धर्म बख्शी कहते हैं, वो अपना कहते हैं, उनको अधिकार है कहने का, हम इसको ऐसा मानते हैं। उसको बड़ी अच्छी तरह पता था और उसने मंदिर तुड़वाया क्योंकि वहां पे था। तो ये कहना कि उसको पता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा एक आर्गुमेंट था कि ये तो 1948 में जब हिंदू के पास पावर आ गई, अंग्रेज चला गया, तो 1948 में मूर्तियां रखी गई। हिंदू महासभा नहीं है जिसने की रखी। तो उसमें हमने एक FIR लगाई थी, मतलब हमने तो उसको दोबारा पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में लगी थी। तो के 1858 में फकीर सिंह निहंग एंड 27 अदर्स पंजाब से गए। मंदिर के ऊपर कुछ लोगों का कब्जा था, उसको छुड़वाया। वहां पे उन्होंने अपना निशान लगाया, निशान साहब, या उसे छावनी कहते हैं, अपनी छावनी बनाई। और फिर निर्मोही अखाड़े के पास और अखाड़ों के पास गए कि आप आइए हवन कीजिए और हम प्रोटेक्शन करते हैं। क्या इसका कोई प्रूफ है? इसकी FIR है सर। तो ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है। ये तो उसमें FIR में सारा दर्ज है, वो फारसी में लिखी हुई FIR है। आप चाहे तो कभी शेयर कर सकते हैं। वो कोर्ट में क्या नाम उसका, नंबर 24 या 25 हैगा उसका। और उनके वंशज बाबा फकीर सिंह निहंग के वहां पे कार सेवा कर रहे हैं आज इस वक्त अयोध्या में। हाँ जी, लंगर की सेवा कर रहे हैं। सही। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है जी। इसमें तो काफी सनातनियों को तो पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ था सर। ये बहुत एक विचित्र स्थिति है कि हमें अपना इतिहास नहीं पता जी। तो मैंने तो नामधारियों के बारे में भी सुना जी। वहां पे लंगर लगा रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि नामधारी है कौन, उनके बारे में भी जी जानने की कोशिश की। तो मैंने देखा बहुत सारे 2100 से ज्यादा नामधारियों को कुछ महीनों के अंदर ही मार दिया गया था। 21 को तोप से मारा गया था, सैकड़ों को मारा गया था। और बड़ी विचित्र की बात है कि वो उनकी डिमांड और हमारी डिमांड एक ही है, मतलब कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना और गौ माता की रक्षा करना। और भी काम है उनके, बट उनका मेन टारगेट ये था कि गौ माता को बचाना जिहादियों से। तो उस समय की अंग्रेजी हुकूमत से उन्होंने टक्कर ली, और जैसे मोहनदास की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं,
खिलाफत भी थी और खिलाफत अंग्रेजों कुछ के खिलाफ खिलाफत तो खैर थी उसकी। नॉन कॉपरेशन नामधारियों ने करी, चिट्ठी नहीं डालते थे कि सरकार को टैक्स डाले, सरकारी बस पे नहीं, ट्रेन पे नहीं चलते थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। उनको बहुत बहुत शत प्रणाम। जी जी, हम लोगों की तरफ से भी, हम लोगों को तो पता ही नहीं उनके बारे में इतना, बस हमें। और आज जो पंजाब के या सिक्की के ठेकेदार बन रहे हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी ब्लड लाइन में सिर्फ धोखा है। आज क्रिप्टो हो चुके हैं, उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हम घर के बच्चों को संभाल नहीं सके, मैं उनको दोष नहीं दूंगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज सिक्की के दावे करते हैं, जिनके बड़ों ने डायर को सिरोपे दिए जब विदेशी लुटेरे ईरान अफगानिस्तान से आए और लूट के भाग रहे थे, अब्दाली वगैरह वगैरह जी। वो फंस चुके थे, सिख उनको चेस कर रहे थे, वो भाग रहे थे, नदियां चढ़ी हुई थी और हमारी बच्चियां उनके कब्जे में थी, वो छुड़वाई और उनकी कब्रगाह यहीं बनानी थी हमने। मगर कुछ गद्दार होते हैं जी सर, तो वो गद्दारों ने इनको लुटेरों को रास्ते दिखाए, चोर रास्ते दिखाए और वो लुटेरे चले गए, फिर दोबारा लूटने आए और उन्होंने उनको रियासतें दी। और आज जिन्हें हम महाराजे कहते हैं पंजाब के, ये वो महाराजे हैं जो हमेशा महाराजा रंजीत सिंह से लड़ते रहे। ये जिसका राज आया उसी की तलवे चाटते रहे। अब कुछ विरोध के स्वर देते हैं और देश तोड़ने की बात करते हैं। हमें तो जी हिस्ट्री में पढ़ाया ही नहीं गया। मैं डीएवी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, यार एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल कहा जाता है, और हिस्ट्री में हमें बस बाबर आबर, उसके बाप दादा और ये सिखाया गया, झांसी की रानी बताई गई, मदर टेरेसा के बारे में बताया गया, और हमें कोई हिस्ट्री, हमारे को अपने संस्कृति की हिस्ट्री नहीं बताई गई। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि हमें अब जानने को मिलता है, क्योंकि ई जमाना आ गया, जैसा आपने बताया। ई सतयुग आ गया, मैं तो कहता हूँ ई सतयुग आ गया। हाँ, ई सतयुग आ गया। तो आजकल कोई भी जो ऐसे सतयुग में भी कुछ लोग झूठ बोलते थे, ऐसा बात नहीं है। तो आज भी इंटरनेट पे बहुत कुछ झूठ चलता है जी, मगर आज हमारे पास अगर इच्छा शक्ति है तो हम पता कर सकते हैं कि इसकी सोर्स क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है। जी। मैं भी व्यूअर से कई बार कहना चाहूंगा कि आप पता कीजिए कि स्वामी जी के साथ का हत्यारे को महात्मा गांधी जिसे कहा जाता है, उन्होंने भाई क्यों बोला उनके हत्यारे को, और बाकी हथियारों को उन्होंने बोला कि जैसे हमारे हत्यारे नहीं कहूंगा जी, उन्हें भगत सिंह जी को उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया, जिन्होंने इतना कुर्बानी दी। आज हम सब लोग के दिलों में भगत सिंह है। हम लोग सब कहते हैं कि काश हमारा बच्चा भी भगत सिंह की तरह बने, अपने देश के लिए योद्धा बने। अभी मैं जिन गद्दारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने डायर को सिरोपे दिए, उन्हीं की आज बेटी का बेटा कुछ समय पहले उसने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। ये तो बड़े अफसोस की बात है जी। बट देखिए, आज ई जमाना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बारे में सर्च भी करें, दर्शक जितने भी हैं, क्योंकि हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो या मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है जी। तो इस बारे में सर्च करना जरूरी है। और सर्च करें तो पूरा सर्च करें, सोर्स सर्च करें, और अगर उसमें कोई रेफरेंस दी है, साइटेशन दी है, तो फिजिकल किताबें लाइब्रेरी में भी जाके देखें। तो ये आपने सजेशन बहुत अच्छी की, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि गूगल बोलता कुछ है और होता कुछ है। तो ये पता करिए। जी जी, इस बारे में बिल्कुल चेक करेंगे।
और इस बारे में बड़ा सोच विचार है जो आपने बताया कि मोहन भागवत जी ने इतनी बड़ी बयान दिया। चलो किस बात में दिया नहीं दिया तो ये कह सकते हैं, मैं अपनी वेदना बता रहा हूँ, हो सकता है उनके किस कारण से दिया ये तो वो जानते हैं। और मैं भी चाहूंगा कि हमारे दर्शक जितने भी हैं, हमारे जितने भी भाई देखें, वो एक बार नामधारियों के बारे में भी हिस्ट्री जाने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से गायब हो गया। तो हम लोगों को नामधारी सिर्फ यही पता था कि एक नामधारी होती है जो व्हाइट पगड़ी बांधते हैं। बहुत कुछ हिस्ट्री में, जैसे अभी आप डिब्बा लेके आए, बहुत अच्छी बात है। लॉरेंस से ये लॉरेंस क्या था, जैसे एक हमने वो करा चेम्सफोर्ड के खिलाफ करा हुआ है दिल्ली में। चेम्सफोर्ड का क्लब है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने चेम्सफोर्ड रोड है। और ये जलियांवाला बाग का जो जेनोसाइड हुआ उसमें चेम्सफोर्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। जी, ये मैंने आपकी एक बार पहले भी वीडियो देखी है इस बारे में। और बड़ा बड़ा अफसोस होता है, कोई भी सरकार आई, इतना बड़ा कांड हो गया, और बाकी हमारे कितनी सी कम्युनिटी है या सनातनी कम्युनिटी है, कोई भी उस बारे में आवाज नहीं उठा रहा। अमृतसर की एक बहुत पॉश कॉलोनी है जिसका नाम अभी भी लॉरेंस रोड चल रहा है। हाँ, जहां से मैं ये मिठाई लाया वो भी लॉरेंस रोड से लाया। हाँ, यही मैंने देखते डिब्बा बोला। और कहीं ना कहीं, और ये जो क्लब है इसमें अधिकतर सिख हैं, पंजाबी हैं। बताओ। और बड़े उससे एक जगह मैंने उनके पढ़ा था, क्लब विद कॉलोनियल प्राइड, यानी जिन्हें गुलामी में खुशबू आती हो, तो उनका क्या कहना। जलियांवाला बाग एक विश्व का हमें पढ़ाया जाता है, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे जलियांवाला बाग का नहीं पता होगा। बट काफी चीजें हम लोगों से ऐसी छुपा दी गई, ऐसा साइकिक वॉर किया गया जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। हमने सोचा जनरल डायरी था। साइकिक वॉर जो होते हैं उसमें आपको कैसे, जैसे मैंने आपसे 3 का बताया था, 3 को कैसे अशुभ करा गया। हाँ, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप बाकी लोगों को भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में बोल दिया 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा, सॉरी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी, हमारे 3 किसी के बच्चे हैं तो क्या एक बच्चे की उंगली काट दे, तो 3 पूरे नहीं होने चाहिए। क्योंकि माओ ने हमारे ऐसा करना स्टार्ट कर दिया जी। कैसे हुआ? रोटी 3 नहीं देनी, 3 नहीं देनी, 3 तो मैं, और 3 तो एक ऐसा शुभ नंबर माना। मैं तो हाँ जी, जैसे हमारे में से कुछ 13 को शुभ मानते हैं भाई। लास्ट सफर जिस दिन यीशु मसीह ने आखिरी अपना भोज किया, तो उसमें 13 आदमी थे, एक ने मुखबरी कर ली। उनका मानना है कि अगर 12 होते तो शायद मुखबरी ना होती। उनका मानना तो क्रिश्चियंस में हुआ। हाँ, तो वो माने। हाँ, 13 नंबर भी बड़ा हम भी आज तक नहीं समझ पाए 13 नंबर को ऐसा क्यों माना गया। पर चलो भाई, 12 से और 14 से क्या रिश्तेदारी है जो 13 से नहीं है। कई होटलों में भी नंबर नहीं लगते सर। और 13 हमारे यहाँ तो गुरु साहब ने कहा 13 के हमारे लिए तो 13 बहुत शुभ है। हाँ, 13 ठीक है ना। तो ये साइकी वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर्स हैं जो आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा जी। कहीं एक पति पत्नी में विवाद हो गया, तो जो पति था उसने अपने भाई के बेटे को जाके कहा, बात तो पिता से करनी चाहिए थी, लड़की के भाई से, मगर उसने भतीजे को पकड़ा और बोला भाई देखो मेरी कोई गलती नहीं है, तो पूरे परिवार में एक तुम ही मुझे समझदार नहीं लगे तो मैंने आपसे बात करी। ये साइकी वॉर है, एक तुम ही समझदार लगे और बच्चे को ये एहसास करा दिया। कहा तो ये कि तुम ही समझदार हो, मगर अर्थ यह है कि तुम्हारा बाप और तुम्हारी बुआ बेवकूफ है। तो ये जो बार बार साइकी वॉर्स होती है, कहा कुछ जाता है। मैंने पहले भी कहा एक बहुत अच्छी एनफील्ड मोटरसाइकिल है जी, बुलेट। पंजाब में सब लोग पसंद, पंजाब में BMW हो ना हो, बुलेट सबके पास है। चाहिए। एक मर्द की पहचान बना दी बुलेट। ये एनफील्ड वो कंपनी है जिसकी गोलियां 1857 में
एक रेवोल्यूशन का, एक रिवोल्ट का, नॉट रेवोल्यूशन, रिवोल्ट का कारण बनी। 1857 के बाद आई कंपनी है। नहीं, कंपनी तो पहले किया, मगर वो जो कारतूस की बताई जाती है, जी हाथ जी, ऐसे छीना जाता था, पांडे जी ने उसका। हाँ हाँ, तो वो कंपनी किसकी थी? एनफील्ड की थी। अगर आपकी कोई इसमें और ज्ञान है तो मुझे अपडेट करिएगा। जहां तक मुझे ज्ञान है, एनफील्ड की कंपनी। नहीं, अब तो गूगल है, गूगल पे हाँ, लोग चेक करेंगे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सतयुग है जी, ये, सतयुग। ई सतयुग है जी। दूसरी जलियांवाला बाग की बात हो रही थी, उसमें जो गन्स यूज हुई वो एनफील्ड की थी। ये तो लोगों को पता ही नहीं जी ऐसा। अब ये एनफील्ड कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल का नाम तेज रफ्तार या कुछ ऐसा क्यों नहीं रखा, बुलेट ही क्यों नहीं रखा? ये तो शायद उनके मालिकों को भी ना पता हो, ऊपर से उन्होंने क्या किसके हाथ में खेल रहे हैं। एनफील्ड की बुलेट बहुत अच्छी होती है। तो जब आपके दिमाग में 3 बैठ जाएगा, 3 अपवित्र होता है, तो जब हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो लिपियां हैं भारत की, उसमें 3 और बहुत आसपास हैं जी। तो जब आप 3 को इनऑस्पेशियस, अपवित्र मानना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं साइक में आपके लिए, उसके लिए भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक साइक की वॉर है। इसी तरह रॉयल एनफील्ड की बुलेट पर मेरे को इतना प्राउड है तो उनके पाप माफ होते हैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में। तो बहुत तरह की चीजें हैं, चल रही हैं, हर एक के ऊपर एक हम कर सकते हैं साइक की वॉर कैसी कैसी हो रही हैं। बट ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि सबसे ज्यादा बाइकें भी वही बिक रही हैं, 2.5-3 लाख की हो गई, और हम 1.5 लाख उसमें की। प्राउड फील करते हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। शायद मेरे को बड़े गर्व से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि गर्व तो नहीं हो सकता इसमें, बड़े फक्र से लोग बताते हैं कि हम लॉरेंस रोड में रहते हैं। बड़े फक्र से एक क्लब बताता है, क्लब विद कॉलोनियल प्राइड। इस चीज का ये तो बड़ा अभिमान है कि वो गुलाम थे। तो ये साइकी वॉर्स होती है। ये तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। देखिए, मैं हिंदू रक्षा दल से हूँ, ईस्ट दिल्ली से अध्यक्ष हूँ, और आज मैं आपके सामने खुलासा और करना चाहता हूँ जी, क्योंकि हम भी बचपन में थे। देखो, हमने उस चीज को अब जाके, मेरी उम्र 40 साल की हो गई है, तो अब जाके हमने फील किया कि हमने क्लास में अपने भाइयों के साथ, जो हमारे सनातनी सिख भाई थे, उनको हमने एक साइकिल वॉर की बता रहा हूँ एग्जाम्पल। आज उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे आंखों में एक शर्मिंदा होती है। मैं आपसे आंखें भी नहीं मिला सकता इस बारे में। देखिए, ऐसे साइकी वॉर का हम लोग हम सभी हिस्सा रहे किसी न किसी तरीके से, तो हमें आगे सोचना चाहिए। तो ये साइकिल वॉर से निपटा कैसे जाए? हाँ, मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कैसे निपटा ये जाए? बहुत बड़ा साइकिल वॉर चैलेंज है। से छोटी सी बात, तो साइकी वॉर्स कैसे होती है, अभी इस पे हम, जो सबसे ज्यादा मेडल आता है स्टेट, हम उनको चिंकी कहने लग गए। जो सबसे स्ट्रांग है साउथ में हमारे आदमी, हम उनसे मल्लू फल्लू ये कुछ कहने लग गए। ये सब साइकी वॉर का कौन लाया? तो ये साइकी वॉर का ये हिस्सा क्या है। बॉलीवुड की देन लगी या बॉलीवुड उसका एक हिस्सा जरूर है, मगर शुरुआत बॉलीवुड से नहीं हुई। बॉलीवुड तो बहुत बाद में आया। हम साइकी वॉर में शायद सैकड़ों साल पहले फंस चुके थे, और जातिवाद का उग्र रूप आया। देखिए, जातिवाद और छुआछूत दो अलग चीजें हैं, ठीक है। जातिवाद के बहुत नुकसान है, मगर लोगों ने पर जातिवाद को छुआछूत से कंपेयर हाँ, किया। पर उसके अपने कुछ फायदे भी हैं। आप कह रहे हैं जातिवाद के फायदे हैं? हाँ, फायदे भी हैं। लोग तो कैसे निंदा करते हैं हाँ, जातिवाद नहीं होना तो चाहिए। हर चीज को समझना पड़ेगा। देखिए, जातिवाद तब तक मैं अपनी जाति के ऊपर अभिमान रखता हूं, वो हर जाति को अधिकार है, मगर उसी में जब हम छुआछूत कर देते हैं कि मेरे को तो अभिमान रखने का अधिकार है, मगर आप अभिमान कैसे? यानी किसी भी उससे चर्मकार है, अगर वो चमड़ा बनाता है, तो हमने अगर बाप से बेटे ने सीखा तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसको वो ऑक्यूपेशन कर लिया, कोई गलत नहीं है। मगर मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा है और तुम नीच हो, बात यहां से, तुम अछूत हो, बात यहां पे गलत है। ये तो ऊंच नीच की बात हुई ना। तो अछूत क्या है? और जैसे हम आज अगर हम एक शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, और किस शेड्यूल में वो कास्ट डाली, कैसे डाली, विद इन द कास्ट में ऊंच नीच है।
ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट में ऊंची नीचे क्या ब्राह्मण गोत्र को आप शेड्यूल कास्ट और इनसे देख रहे हैं? हाँ, ये एक देखिए बड़ा एक इसके ऊपर एक कभी अलग सेक्शन हो, एक बड़ा विचित्र मिश्रण है। हम जातिवाद और वर्ण व्यवस्था और इन सबको मिक्स करके और उसको हर कोई भुना रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, शायद हम लोगों ने आजकल जैसे ई जनरेशन आ गया है, हम लोगों को अब जो ई से चेक किया गया है, ये जातिवाद लाया अंग्रेजों ने था या हमारे समाज में पहले से था? नहीं, देखिए जातिवाद और छुआछूत दो अलग चीजें हैं। अगर हमारे ठीक है, तो अगर जहां पे भी जातिवाद का क्या अर्थ है कि मैं अपनी जाति के साथ बंधा हुआ हूं, मेरी लॉयल्टी है उसकी तरफ। तो जैसे कुमार का बेटा कुमार है, गलत क्या है इसमें? तो कोई गलत नहीं है जी। मैं तो सोचता हूँ आज अच्छा होता कि हमारे राम मंदिर के निर्माण में भी हाँ, मैं इसको इस तरह देख रहा हूं, एक वकील है और एक डॉक्टर है शहर में। वकील का बेटा डॉक्टर बन गया और डॉक्टर का वकील बन गया। या पहलवान जो 7 पीढ़ी से है, जो बच्चा पैदा होता है कुछ ना कुछ खुद ही पहलवान पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जीन्स आती है। आज इसको जेनेटिक नाम दे देते हैं तो वो साइंस हो जाती है। अगर हम इसको ये कहें तो डॉक्टर के बच्चे ने लॉ कर लिया और लॉयर के बच्चे ने डॉक्टरी कर ली। तो जो वकील की किताबें थी, लाइब्रेरी थी, आज तो चलो 1 मिनट के लिए सीडीज में और इसमें सीडी कर रहा हूं, इसमें आ गई हैं, तो वो लाइब्रेरी बेकार हो गई। वो कबाड़ी के पास जाएगी। मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ जी। ठीक है, वो कबाड़ी के पास जाएगी और जो डॉक्टर का बच्चा जो वकील बना है वो फिर खरीदेगा। सो दिस इज क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। और जो डॉक्टर की क्लिनिक था, छोटा सा नर्सिंग होम था, उसमें जो लेबोरेटरी थी, अगर उसके बच्चे ने नहीं चलाया वो बंद हो गया और वकील के बच्चे ने नया बनाया या 5 साल बंद रहा उसके बाद उसने, तो इसमें भी क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है। तो शिक्षक, ये शिक्षा संस्थान वो नहीं है कि जो कॉलेज है, स्कूल है, वो तो है, मगर जब बाप बेटे को सिखाता है कि बेटा जूती ऐसे बनाते हैं, तो अगर हम चरमकार की बात करें तो जाति व्यवस्था में वो भी एक जाति है। गलत यहां से हो गया कि उसके अभिमान को हमने ठेस पहुंचाई कि तेरा काम नीच है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये हुआ है, उनके साथ हुआ है बहुत। हाँ, ये समाज में अपने आप ऑटोमेटिक जैसे भी हुआ, कहने का मतलब है अब दो साइकिक वॉर हो सकती है सर। वो साइकिक वॉर का हिस्सा है, जो भी कह लो। दूसरी तरफ मेरे कुछ लोग बुरा ना मना जाए, पीछे सुनारों की स्ट्राइक थी, कुछ सुनार बोले कि जी हम 2-1 साल पहले या 3 साल पहले हम 1 हफ्ता दुकानें बंद रखेंगे। तो मैंने कहा आप बहुत बड़े आदमी हो, धनवान हो, मगर समाज को आपकी जरूरत क्या है? हाँ, सोना अगर आप 15 दिन बंद कर दो, 1 महीना बंद कर दो, रेट ही बढ़ेगा या घटेगा ज्यादा से ज्यादा। और बहुत से लोग खुश होंगे कि भाई बेटी की शादी या सोने का रेट घट जाएगा या दूंगा ही नहीं कि भैया सोनार की बंद दुकान। तो आपकी यूटिलिटी है, मगर कितनी है? क्या उस वाल्मीकि से ज्यादा है जो रोज आपकी सफाई कर दे? 10 दिन अगर सुनार की दुकान बंद हो गई तो शहर को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ठीक है ना? और अगर 10 दिन वाल्मीकि अपना काम नहीं करता तो शहर बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा।